देखो बच्चों, अभी तो हमने समतल सतह पर लगने वाला श्यान बल पढ़ा और हमको बताया कि न्यूटन के फॉर्मूले के अनुसार समतल सतह पर तो लगने वाला श्यान बल ईटा ए डीवी बाय डी वाई होता है। लेकिन कई बार हमको समतल सतह पे नहीं बल्कि किसी गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल पूछता है। तो चलो एक बार देखते हैं कि किसी गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल कितना होगा, वो देखते हैं। फिर चलो इस बार मान लेते हैं कि ग्लिसरीन जैसा कोई चिपको या श्यान द्रव है जिसका श्यानता गुणांक ईटा है और उसके अंदर कोई गोलाकार बॉल v वेग से गति कर रही है और चलो बॉल की त्रिज्या r मान लेते हैं। तो हमको पता है कि बॉल अगर नीचे की ओर गति करे तो टांग अड़ाने वाला फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और लिक्विड के कारण जो फ्रिक्शन लगता है उसको श्यान बल बोलते हैं ना। तो देखते हैं कि किसी गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल कितना होगा, वो देखते हैं। फिर ध्यान रखना कि वैसे तो गोलाकार बॉल पर लगने वाले श्यान बल निकालने का बेसिक तरीका तो ये है कि जो भी बॉल की सतह है उसको छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटो। एक छोटे से एलिमेंट पर श्यान बल ईटा है डीवी बाय डी वाई, फिर उस श्यान बल के घटक करो और समाकलन कर दो, तो पूरी बॉल पर लगने वाला कुल श्यान बल आ जाएगा। अब इससे कुल श्यान बल आ तो जाएगा लेकिन एक्सप्रेशन है ना, मतलब समाकलन और सब बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए किसी गोलाकार बॉल पर लगने वाले श्यान बल को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर निकालते हैं। चलो बच्चों, इसमें देखते हैं कि किसी गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल किन-किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, वो देखते हैं। तो चलो कॉमन से बताओ कि गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल एक तो बॉल के वेग के समानुपाती होगा, बताओ। बॉल का वेग ज़्यादा हो तो टाँग अड़ाने वाला श्यान बल ज़्यादा लगेगा, वेग कम हो तो श्यान बल कम और वेग 0 हो तो श्यान बल लगेगा ही नहीं। तो गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल एक तो बॉल के वेग v के समानुपाती होता है। उसके बाद इस बॉल पर जो श्यान बल है वो और किस पे निर्भर करेगा? बॉल की त्रिज्या r पर भी निर्भर करेगा। तो बताओ कि बॉल की त्रिज्या ज़्यादा होगी तो लिक्विड ज़्यादा चिपकेगा, मतलब श्यान बल ज़्यादा लगेगा। बॉल की त्रिज्या कम हो तो लिक्विड कम जगह चिपकेगा, मतलब श्यान बल कम होगा। तो गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल और किसके समानुपाती होता है? बॉल की त्रिज्या r के समानुपाती होता है। तो देखो, यहाँ तो हम हवा में बोल रहे हैं लेकिन जो स्टोक था उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल न तो r स्क्वायर पे निर्भर करता है और न r क्यूब पे निर्भर करता है, बल्कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल बॉल की त्रिज्या r पर ही निर्भर करता है, r के समानुपाती होता है। उसके बाद गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल और किस पे निर्भर करेगा? इस लिक्विड के श्यानता गुणांक ईटा पे निर्भर करेगा। कोई भी हमको होता है कि लिक्विड ज़्यादा चिपको तो श्यान बल ज़्यादा लगेगा और कम चिपको तो श्यान बल कम लगेगा। तो गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल इस द्रव के है ना, इस द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर भी निर्भर करता है। तो बस अब तीनों कंबाइन करते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल प्रोपोर्शनल टू ईटा, प्रोपोर्शनल टू आर और प्रोपोर्शनल टू वी। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, है ना? तो हमको अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। और अच्छे ध्यान रखना, है ना, कि स्टोक ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि इसमें जो कांस्टेंट आता है वो लगभग 6 पाई के बराबर होता है। तो इससे बोल सकते हैं कि गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। तो गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल इक्वल टू कितना होगा? 6 पाई ईटा आर वी, है ना? तो देखो आगे, ठीक है ना? ध्यान रखना कि आगे पूरी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी डेरिवेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना और कंपैरेटिवली याद रखना कि किसी समतल सतह पर तो लगने वाला श्यान बल ईटा है डीवी बाय डी वाई, लेकिन स्टोक के फॉर्मूले के अनुसार किसी गोलाकार वस्तु या किसी गोलाकार बॉल पर लगने वाला श्यान बल 6 पाई ईटा आर वी, है ना? तो चीज़ें मिक्स मत करना, इसीलिए मैंने अलग-अलग बताया है। तो कि समतल सतह पर लगने वाला श्यान बल ईटा है डीवी बाय डी वाई और किसी गोलाकार वस्तु पर लगने वाला श्यान बल 6 पाई ईटा आर वी, है ना? ये भी समझ सकते हो।
कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मानते हैं कि लिक्विड रुका हुआ और बॉल ही गति कर रही है, तब तो बॉल पर टाँग अड़ाने वाला शान बल 6 पाई ईटा आरवी होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड भी गति करता है और उसके सापेक्ष बॉल भी गति करती है ना? लिक्विड और बॉल दोनों गति करते हैं, तो तब बॉल पर लगने वाला शान बल वही 6 पाई ईटा आरवी वही लगेगा, लेकिन तब वी की जगह रिलेटिव वेग आ जाएगा। मतलब लिक्विड के सापेक्ष बॉल का रिलेटिव वेग आ जाएगा, वो तुम खुद ही एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी तो हमने गोलाकार बॉल पर लगने वाला शान बल देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि ग्लिसरीन जैसे किसी शांत द्रव के अंदर किसी गोलाकार बॉल को छोड़ दें, तो उसकी गति कैसी होगी वो देखना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको स्टोक का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इस स्टोक के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा पात्र होता है जिसमें ग्लिसरीन जैसा कोई शांत द्रव भरा होता है और उसके अंदर स्टील की बॉल को छोड़ देते हैं, तो बॉल नीचे गिरेगी ना। तो बस स्टोक के एक्सपेरिमेंट में हमको ये देखना है कि बॉल का वेग समय के साथ किस टाइप चेंज होगा वो देखना है ना? तो चलो मान लेते हैं कि ग्लिसरीन जैसा कोई शांत द्रव है, जिसका शांतता गुणांक ईटा इस ग्लिसरीन वाला जो द्रव है उसका घनत्व सिग्मा मान लेते हैं और उसके अंदर आर त्रिज्या की स्टील की किसी ठोस गोलाकार बॉल को छोड़ देते हैं। चलो बॉल की त्रिज्या आर और बॉल का घनत्व रो मान लेते हैं, है ना? तो ग्लिसरीन जैसा कोई शांत द्रव है उसमें स्टील की किसी गोलाकार बॉल को छोड़ देते हैं तो बॉल नीचे गिरेगी ना। बस हमको देखना है कि इस बॉल का वेग समय के साथ किस टाइप से चेंज होगा वो देखना है। तो बच्चों को स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली सोच सकता है कि शुरू में तो गुरुत्वीय बल के कारण बॉल का वेग बढ़ेगा, लेकिन तुम बताओ कि बॉल का वेग बढ़ेगा तो ये टांग अड़ाने वाला जो शान बल है वो भी बढ़ेगा, है ना? और तुम बताओ कि जैसे ये टांग अड़ाने वाला शान बल गुरुत्वीय बल mg और उत्प्लावन बल के परिणामी को बैलेंस कर देगा, तो उसके बाद फिर परिणामी बल 0 हो जाएगा, तो त्वरण भी 0 हो जाएगा और त्वरण 0 हो जाएगा मतलब इसका वेग कांस्टेंट होगा, तो पक्का बोल सकते हैं कि शुरू में तो गुरुत्वीय बल के कारण इसका वेग बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर-नीचे वाले बल आपस में कैंसल हो गए, तो परिणामी बल या त्वरण 0 तो उसके बाद इसका वेग कांस्टेंट हो जाएगा। फिर लॉजिकली बोल सकते हैं कि बॉल का वेग लगातार नहीं बढ़ेगा, शुरुआत में तो बढ़ेगा लेकिन लंबे समय के बाद बॉल का वेग लगभग कांस्टेंट या स्टेडी हो जाएगा। ये तो लॉजिकली देखा, लेकिन चलो अब हमको मैथमेटिकली देखना है ना? तो वही ग्लिसरीन जैसा कोई शांत द्रव है, उसके अंदर स्टील की आर त्रिज्या की किसी गोलाकार बॉल को छोड़ दिया है, तो बॉल का वेग समय के साथ किस टाइप चेंज होगा उसको मैथमेटिकली देखना है। ये तो स्टार्ट करते हैं। कोई स्टील की गोलाकार बॉल को छोड़ दिया है ना, तो हमको बताएँ कि बताओ गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल, शान बल इतने सारे बल लगेंगे तो उसके कारण बॉल का वेग लगातार परिवर्तित होगा, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि बॉल का वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी समय पर बॉल का वेग v हो गया। तो चलो देखते हैं कि इस क्षण बॉल पर कौन-कौन से बल लगेंगे वो देखते हैं ना। तो आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि बॉल पर सबसे मेन बल तो कौन लगेगा? बॉल का भार या गुरुत्वीय बल mg, जहाँ m बॉल का द्रव्यमान, तो इसको बॉल का घनत्व इंटू बॉल का आयतन लिख सकते हैं। तो बताओ बॉल का घनत्व तो रो, गोलाकार बॉल है तो आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू g। तो एक तो ये गुरुत्वीय बल लगेगा, है ना? उसके बाद उत्प्लावन बल लगेगा। तो बताओ कि बॉल पूरी पूरी द्रव में डूबी हुई है, तो हमको बताया कि द्रव के कारण डूबे हुए वस्तु पर ऊपर की ओर उठाने वाला उत्प्लावन बल लगेगा। ये उत्प्लावन बल शान बल से अलग होता है ना? तो कह सकते हैं कि बॉल पूरी पूरी द्रव में डूबी है तो बॉल पर ऊपर की ओर उठाने वाला उत्प्लावन बल भी लगेगा, है ना? और वैसे तो फ्लूइड में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने तुमको पहले बता रखा था कि उत्प्लावन बल का सबसे सिंपल फ़ॉर्मूला है, जनरल फ़ॉर्मूला क्या होता है? द्रव का घनत्व डूबा आयतन इंटू जी। तो बस इस बॉल पर उत्प्लावन बल कितना लगेगा? द्रव का घनत्व तो सिग्मा, डूबा आयतन तो पूरा आयतन डूबा हुआ है, इसलिए डूबा आयतन तो बॉल का कुल आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, ये उत्प्लावन बल लगेगा। और बत और बताओ और कौन-सा लगेगा? श्यान बल।
तो बताओ कि बॉल है ना, द्रव के सापेक्ष बॉल नीचे की ओर गति करे तो टाँग खींचने के लिए श्यान बल पीछे ऊपर की ओर लगेगा। और हमको होता है कि गोलाकार बॉल है, इसलिए श्यान बल कितना लगेगा? 6 पाई ईटा आरवी। अब चलो ऐसा करते हैं कि mg और उत्प्लावन बल का परिणामी साथ में ही लिख देते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि स्टील की बॉल है जो कि लिक्विड से भारी है, तो ऑब्वियसली बॉल का घनत्व ज़्यादा होगा, तो गुरुत्वीय बल mg तो ज़्यादा होगा और उत्प्लावन बल कम होगा। तो ऐसा करते हैं कि mg और उत्प्लावन बल के परिणामी को एक साथ लिख देते हैं। तो होता है mg ज़्यादा उत्प्लावन बल कम, तो होता mg और उत है ना? mg और उत्प्लावन बल का परिणामी कितना होगा? mg माइनस b, mg रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू g माइनस उत्प्लावन बल सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू g। तो इसको घटाएँगे तो mg और उत्प्लावन बल का परिणामी नीचे की ओर आएगा और कितना आएगा? रो माइनस सिग्मा बॉल का आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू g, है ना? तो बॉल पर कौन-कौन से बल लगेंगे? एक तो mg और उत्प्लावन बल का परिणामी नीचे की ओर रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू g, और एक बॉल नीचे की ओर गति करे तो टाँग अड़ाने के लिए श्यान बल ऊपर की ओर लगेगा और कितना लगेगा? 6 पाई ईटा आरवी इतना लगेगा। बस अब हम सिंपली इस बॉल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, मतलब बॉल नीचे की ओर गति कर रही है ना, तो बस सिंपली बॉल पर परिणामी नीचे की ओर बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना? तो बताओ बॉल पर परिणामी नीचे की ओर बल कितना लगेगा? mg माइनस उत्प्लावन बल का परिणामी माइनस श्यान बल, है ना? बताओ बताओ mg और उत्प्लावन बल का परिणामी कितना है? रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू g माइनस श्यान बल कितना है? 6 पाई ईटा आरवी। सही लिखा है ना? है ना? बोल सकते हैं। बॉल नीचे की ओर गति करेगी ना, तथा बॉल पर परिणामी नीचे की ओर बल कितना होगा? mg और उत्प्लावन बल का परिणामी माइनस श्यान बल 6 पाई ईटा आरवी। और तुम बताओ कि न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार इस परिणामी बल को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो चलो m को उधर ट्रांसफर करता हूँ ना, m को उधर ट्रांसफर करेंगे, m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो त्वरण कितना आ जाएगा? रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी, है ना, रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू g ओपन m माइनस 6 पाई ईटा r ओपन m इंटू v। तो त्वरण इतना आ गया। अब चलो इसको थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो बताओ ये सब भी एक कांस्टेंट होंगे, है ना? g, r, सिग्मा, रो ये सब भी एक कांस्टेंट होंगे। चलो इस कांस्टेंट को सम्मिलित रूप से k1 बोल लेते हैं, है ना? चलो ऊपर लिख देता हूँ, है ना? तो बताइए ये सारा भी एक कांस्टेंट है, तो इसको सम्मिलित रूप से k1 बोल लेते हैं। और 6 पाई ईटा r ऊपर m ये भी एक कांस्टेंट है, इसको चलो शॉर्ट फॉर्म में k2 बोल लेते हैं। बस तुम बताओ कि अब बॉल का त्वरण शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? k1 माइनस k2 भी ऐसा लिख सकते हैं। बस बताओ, ये बताओ परिणामी बल में द्रव्यमान का भाग दे दिया तो त्वरण आ गया। अब आगे की कहानी कोई छोटा बच्चा ही जानता है कि सिंपली त्वरण का एक बार समाकलन करेंगे तो वेग आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ये परिणामी बल में द्रव्यमान का भाग दे दिया त्वरण, तो बस अब त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग आ जाएगा। फिर हमको पता है कि त्वरण के अंदर वेग छुपा होता है, और त्वरण को खोल कर ये क्या लिख सकते हैं बताओ? dv बाई dt। बस समाकलन करेंगे, लेकिन कसम मत भूलना, समाकलन के पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो v वाली टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में। तो v वाली टर्म को LHS में ले आएँगे तो LHS में तो कितना आएगा? dv ओपन k1 माइनस k2v ये आएगा, है ना? LHS में आएगा, और dt को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो RHS में ओनली dt। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए ना। रास्ता साफ है, तो सिंपली दोनों ओर समाकलन करेंगे। लिमिट रखते हैं dt है, t की लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल t। बताओ t इक्वल 0 पर हो तो प्रारंभ में बॉल का वेग 0 था, विरामावस्था से छोड़ा था, और t समय मान लेते हैं बॉल का वेग v हो गया। बस अब ये समाकलन कर सकते हैं ना? ये बताओ ये वाली टर्म को देखना है ना, तो बताओ कि ये टर्म 1 बाय v जैसी है ना? मैथमेटिकल टूल में बताया था कि ये टर्म 1 बाय v जैसी है, बस v की जगह v की
रेखीय टर्म आ गई है और बताया था कि v की जगह v की रेखीय टर्म आज समाकलन का वही तरीका कि पहले पूरे का समाकलन और फिर v का गुणांक नीचे। पहले पूरे का समाकलन। बताओ 1/v का समाकलन log v होता है, वैसे ही 1 k1 माइनस k2v का समाकलन log k1 माइनस k2v आएगा इंटू फिर v का गुणांक नीचे, तो v का गुणांक जो माइनस k2 है नीचे आएगा और लिमिट रख देते हैं, लिमिट v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू v इक्वल टू ओनली dt का समाकलन t लिमिट रखेंगे तब भी t आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? तो जो ना जगह खत्म हो गई, मैं अगले पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ। बस लिमिट सॉरी इस माइनस k2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस k2t हो जाएगा ना? लिमिट रखते हैं, बताओ। अपर लिमिट पे v की जगह v रखेंगे तो कितना आएगा? log k1 माइनस k2v माइनस लोअर लिमिट पे v की जगह 0 रखेंगे तो log k1 इक्वल टू माइनस k2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस k2t हो जाएगा। फिर बताओगा कि log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं? log a ओपन b मतलब log k1 माइनस k2v ओपन k1। अलग-अलग करेंगे तो log k1 ओपन k1 तो 1 माइनस k2v बाय k1 इतना आ जाएगा। तो वो कर सकते हो ना? तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। बताइए, ठीक है? डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो log 1 माइनस k2v बाय k1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस k2t। अब नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा? e की पावर, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस k2v बाय k1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस k2t। तो बाकी नमूनों को भी उधर ट्रांसफर कर लोगे ना? तो बाकी नमूनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? v इक्वल टू कितना आएगा? k1 बाय k2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस k2t। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि स्टोक के एक्सपेरिमेंट में इस स्टील की बॉल का वेग समय के साथ इस टाइप चेंज करेगा। ये अपने पास आ गया। वो जो अभी तो हमने किसी भी जनरल टी समय पर वेग का एक्सप्रेशन निकाला हो, लेकिन चलो एक बार वेग का ग्राफ बनाते हैं, मतलब स्टोक के एक्सपेरिमेंट में बॉल का वेग समय के साथ किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि स्टार्टिंग मतलब टी इक्वल टू 0 पर तो बॉल का वेग विराम से स्टार्ट हुई थी ना? तो स्टार्टिंग में बॉल का वेग 0 था, इसे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद बताओ कि टाइम के साथ-साथ e की पावर माइनस टी घटेगा, तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी बढ़ेगा, तो बॉल का वेग भी समय के साथ बढ़ेगा लेकिन एक्स्पोनेंशियली बढ़ेगा, है ना? तो e की पावर माइनस टी घटेगा तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी बढ़ेगा, मतलब बॉल का वेग समय के साथ बढ़ेगा लेकिन एक्स्पोनेंशियली बढ़ेगा। और चलो अब हम देखते हैं कि लंबे समय के बाद, है ना? तो हम देखते हैं कि लंबे समय के बाद मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर बॉल का वेग कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इसमें t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखें तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। और ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी, तो वेग कितना बचेगा? k1 बाय k2। तो लंबे समय के बाद या t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर बॉल का वेग कितना हो जाएगा? k1 बाय k2, है ना? इसमें k1 और k2 का मान रख सकते हो ना? बताओ k1 का मान तो ये पूरा रखेंगे, k2 का मान ये पूरा रखेंगे और इसका भाग देंगे, तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा? लंबे समय के बाद वेग 2/9 फिर r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा, है ना? तो लंबे समय के बाद बॉल का वेग k1 बाय k2 और k1 का मान ये और k2 का मान ये रखोगे तो लंबे समय के बाद बॉल का वेग इतना आएगा। तो इस वेग के ग्राफ में कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्राफ तो हमने शक्ल देखते ही लॉजिकली बता दिया था, लेकिन अब मैथमेटिकली भी हमको पता चल गया। फिर बच्चों अब हमने मैथमेटिकली भी लॉजिकली देख ही लिया था, लेकिन मैथमेटिकली देख लिया तो हम पक्का बोल सकते हैं ना? ये हम पक्का बोल सकते हैं कि ग्लिसरीन जैसे किसी भी शांत द्रव में अगर स्टील की बॉल को छोड़ दें, है ना?
किसी भी शांत बल में स्टील की बॉल को छोड़ दें तो गुरुत्वीय बल के कारण शुरू में तो इसका वेग बढ़ेगा, लेकिन इसका वेग लगातार नहीं बढ़ेगा। बताओ, लंबे समय के बाद इसका वेग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेग लगभग स्टेडी हो जाएगा। ग्राफ से दिख रहा है ना कि इसका वेग लगातार नहीं बढ़ेगा। बताओ, लंबे समय के बाद इसका वेग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वेग लगभग स्टेडी हो जाएगा। इसीलिए लंबे समय के बाद जो स्थिति होती है उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको टर्मिनल स्टेट बोलते हैं, हिंदी में सीमांत अवस्था बोलते हैं। ठीक है? तो शुरू में इसका वेग बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय के बाद इसका वेग लगभग कांस्टेंट या लगभग स्टेडी हो जाएगा, जिसको स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था बोलते हैं। देखो बच्चों, इस स्टेडी स्टेट का प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए ऐसा करते हैं कि बाकी सारे पार्ट है ना, बाकी सारे पार्ट को भूल करके हम केवल स्टेडी स्टेट पर ही कंसंट्रेट करते हैं ना। तो साफ-साफ दिख रहा है ना? हाँ, ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि बताओ, लंबे समय के बाद या स्टेडी स्टेट पर बॉल का वेग लगभग स्टेडी हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ से? तो साफ-साफ दिख रहा है कि लंबे समय के बाद या स्टेडी स्टेट पर बॉल का वेग लगभग स्टेडी हो जाएगा, मतलब वेग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ, वेग कांस्टेंट हो जाएगा तो dv/dt मतलब वेग का अवकलन 0 होगा, और dv/dt 0 होगा तो त्वरण भी 0 होगा, और त्वरण 0 होगा तो स्टेडी स्टेट में परिणामी बल भी 0 होना चाहिए, और परिणामी बल 0 होना चाहिए, मतलब स्टेडी स्टेट पर हम सिंपली बलों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना? फिर से बोल रहा हूँ। तो साफ-साफ दिख रहा है कि शुरू में तो वेग बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय के बाद या स्टेडी स्टेट पर बॉल का वेग लगभग स्टेडी या कांस्टेंट हो जाएगा। वेग कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका अवकलन मतलब dv/dt 0, तो स्टेडी स्टेट में त्वरण 0, और त्वरण 0 मतलब स्टेडी स्टेट में परिणामी बल भी 0, और परिणामी बल 0 मतलब स्टेडी स्टेट पे हम सिंपली बलों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ मैंने अब प्रॉपर शब्दों में लिख भी दी है ना। स्टेडी स्टेट में बॉल का वेग लगभग स्टेडी या कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेग का अवकलन 0 होगा, मतलब त्वरण 0, और त्वरण 0 मतलब स्टेडी स्टेट में परिणामी बल 0, और परिणामी बल 0 मतलब स्टेडी स्टेट में हम सिंपली बलों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अब कभी भी स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था की बात बोले तो बस एक ही चीज़ दिमाग में चमकनी चाहिए कि स्टेडी स्टेट में हम सिंपली बलों को बैलेंस कर सकते हैं। है ना? तो देखो, अभी तो हमने स्टेडी स्टेट वेग को गधों-टाई से डिटेल में निकाला था, है ना? अभी स्टेडी स्टेट वेग को डिटेल में निकाला था, मतलब मूर्खों-टाई से न्यूटन्स लॉ लगाया था, फिर समाकलन किया था, फिर ग्राफ बनाया था और इसमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा था। तो इतने सारे जतन के बाद स्टेडी स्टेट वेग आया था। बाकी ध्यान रखना कि ये जो कांसेप्ट है ना, इस कांसेप्ट के आधार पर तो हम स्टेडी स्टेट वेग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो हमको एक ही चीज़, है ना? हमको एक ही चीज़ पता है कि बस स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था पर तो सिंपली हम बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था पर सिंपली बलों को बैलेंस करेंगे। बस बॉल पर कौन-कौन से बल लग रहे हो तो पहले देख चुके हैं ना, है ना? बॉल पर कौन-कौन से बल लग रहे हो पहले देख चुके हैं, कि बॉल पर एक तो अ, mg और उत्प्लावन बल का परिणामी rho माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, और एक टांग अड़ाने वाला श्यान बल। तो है ना? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सीमांत अवस्था या स्टेडी स्टेट पर तो हम सिंपली ऊपर-नीचे वाले बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बताओ, ऊपर की ओर तो श्यान बल 6 पाई ईटा आरवी, और नीचे की ओर mg और उत्प्लावन बल का परिणामी rho माइनस सिग्मा आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। तो इससे जो वेग आएगा वो स्टेडी स्टेट वेग आएगा, सीमांत वेग आएगा, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सीमांत वेग 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा, गधोट ऐसे घिस कर किया तब भी स्टेडी स्टेट वेग इतना ही, और यहाँ डायरेक्ट आ गया। तो बस अब आगे इतनी रामायण बस एक ही चीज़ की, स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था पर सिंपली बलों को बैलेंस करेंगे। तो इससे स्टोक वाले एक्सपेरिमेंट में बॉल का स्टेडी स्टेट वेग अपने पास इतना आ गया, है ना? देखो, नॉर्मली जो केसें लेते हैं उसपे रो, सिग्मा, जी, ईटा ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो ये सब कांस्टेंट होते हो तो बोल सकते हैं कि बॉल का जो स्टेडी स्टेट वेग है वो किस पे निर्भर करेगा? आर स्क्वायर पे निर्भर करेगा। मतलब स्टील की मटेरियल की, लेकिन डबल त्रिज्या की अगर कोई बॉल लें तो उसका ट उसका सीमांत वेग
4 गुना होगा और 3 गुना त्रिज्या की कोई बॉल लें तो उसका सीमांत वेग 3 स्क्वायर मतलब 9 गुना होगा। फिर सीमांत वेग के इस बदसूरत फ़ॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीमांत वेग कभी भी फ़ॉर्मूला पूछे तो उसके लिए सिंपली बलों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं, बाकी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस सीमांत वेग के नाम पर बस एक ही चीज़ याद रखना कि गोलाकार बल हो तो सीमांत वेग r स्क्वायर पे निर्भर करेगा, दैट्स ऑल। ये ध्यान रखना। और तो बताओ कि अभी तो बॉल किसी द्रव के अंदर गति कर रही है, इससे उत्प्लवन बल भी आएगा। लेकिन अगर कोई बॉल हवा में गति करे, तो हवा का घनत्व तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इससे तब उत्प्लवन बल भी नेग्लिजिबल होगा। तो तब सिंपली नीचे की ओर गुरुत्वीय बल mg और ऊपर की ओर शान बल उन्हीं को बैलेंस करना है। जैसे कई बार हमको दिया होता है कि बारिश की कोई पानी की कोई बूँद है जो कि हवा में गति कर रही है। तो बारिश की बूँद का सीमांत वेग कितना हो पूछे, तो हमको होता है कि पानी की जो बूँद है वो इस बार हवा में गति करे और हवा का उत्प्लवन बल नेग्लिजिबल होता है। तो इस बार बूँद पर नीचे की ओर कौन-सा लगेगा? केवल mg, जब द्रव्यमान को घनत्व इंटू आयतन और ऊपर की ओर शान बल 6 पाई ईटा RV। तो बल बैलेंस करेंगे तो ऊपर की ओर तो 6 पाई ईटा RV बराबर नीचे की ओर mg, जहाँ m बूँद का द्रव्यमान तो इसको घनत्व इंटू आयतन 4/3 पाई r क्यूब ऐसे करके सीमांत वेग निकाल सकते हैं। एक ही चीज़ ध्यान रखना कि लिक्विड के अंदर गति कर रही हो तो उत्प्लवन बल लेना और हवा के अंदर गति कर रही हो तो उत्प्लवन बल नेग्लिजिबल। वापस अपने मेन पार्ट पे आते हैं। तो बस बॉल का वेग समय के साथ किस टाइप चेंज होगा उसका हमने ग्राफ बना लिया, है ना? इस टाइप का ग्राफ आ गया। चलो यही मेन ग्राफ था। अब इसमें कुछ छोटी-छोटी और चीज़ें पूछता है। ये तो कई बार हमको पूछता है कि इस बॉल पर लगने वाला श्यान बल, है ना? इसका समय के साथ ग्राफ कैसा हो देखना है। तो हमको होता है कि श्यान बल तो 6 पाई ईटा RV, श्यान बल तो वेग के समानुपाती होता है। तो बॉल के वेग का ग्राफ ऐसा है ना? बॉल के वेग का समय के साथ ग्राफ ऐसा है। तो समानुपाती रूप से बॉल पर लगने वाले श्यान बल का भी समय के साथ ग्राफ ऐसा ही आएगा। वो ईज़िली कर सकते हैं। चलो ये तो बॉल के वेग का ग्राफ आ गया। तो कई बार पूछता है कि बॉल के विस्थापन का समय के साथ ग्राफ कैसा होगा, ये पूछता है। तो उसको बना सकते हैं ना। एक तो गधवा तरीका तो ये है कि जैसे त्वरण का एक बार समाकलन करके वेग, वैसे वेग का एक बार और समाकलन करके विस्थापन को फ़ंक्शन निकालो और उसका ग्राफ बनाओ, तो वो बेवकूफ़ भरा मेथड है, लेंदी है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो तुम याद करके बताओ सॉरी, है ना? तुम याद करके बताओ कि जैसे सरल रेखीय गति में हमने VT से ST का ग्राफ बनाया था, वैसे यहाँ भी VT से ST का ग्राफ बना सकते हैं। वही उल्टा लॉजिक स्लोप के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ग्राफ कैसा होगा। तो चलो शुरू में तो विस्थापन 0। अब तो बताओ कि वेग क्या होता है? ds/dt। इसको ग्राफिकली ST ग्राफ का स्लोप बोल सकते हैं ना? तो तुम बताओ कि शुरू में बॉल का वेग 0 है, तो ST ग्राफ का स्लोप भी 0 होगा। स्लोप 0 होगा तो ग्राफ 0 स्लोप से स्टार्ट। फिर बताओ शुरू में बॉल का वेग बढ़ेगा तो ST ग्राफ का स्लोप भी बढ़ेगा। तो बताओ शुरू में स्लोप 0 था, फिर स्लोप ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा, इस तरह से वेग बढ़ेगा तो ST ग्राफ का स्लोप भी बढ़ेगा। और उसके बाद बताओ कि उसके बाद स्टेडी स्टेट पर बॉल का वेग स्टेडी या कांस्टेंट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट पर बॉल का वेग कांस्टेंट हो जाएगा तो ST ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगा और स्लोप कांस्टेंट होगा तो ग्राफ उसी स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन इस टाइप का होगा। तो शुरू में वेग बढ़ा है तो ST ग्राफ का स्लोप भी बढ़ेगा और स्टेडी स्टेट के बाद वेग कांस्टेंट तो ST ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इजीली तुम इसको बना सकते हो। वेग का समय के साथ ग्राफ बना लिया, विस्थापन का बना लिया, कई बार त्वरण का समय के साथ ग्राफ पूछता है। तो त्वरण का भी समय के साथ ग्राफ एक तो लॉजिकली बना सकते हैं ना। चलो तुम बताओ, ये तुम बताओ कि शुरू में विरामावस्था छोड़ा था ना, तो शुरू में बॉल का वेग 0, तो शुरू में श्यान बल 0 होगा। तो शुरू में बॉल पर बल mg और उत्प्लवन बल का परिणामी इतना होगा। तो शुरू में बॉल पर लगने वाला परिणामी बल अधिकतम होगा तो त्वरण भी अधिकतम होगा, है ना? उसके बाद बताओ, है ना? उसके बाद नीचे वाला बल तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन अब बॉल का वेग बढ़ेगा तो टाँग अड़ाने वाला श्यान बल भी बढ़ेगा, है ना? बताओ टाँग अड़ाने वाला श्यान बल बढ़ेगा तो परिणामी बल घटेगा। तो ऑब्वियसली इसका त्वरण भी घटेगा और चेक करेंगे तो एक्स्पोनेंशियली घटेगा, इस टाइप से घटेगा।
और चलो लंबे समय के बाद मतलब टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पर तो हमको होता है कि लंबे समय के बाद या स्टेडी स्टेट पर बॉल का वेग लगभग स्टेडी या कांस्टेंट हो जाएगा, तो तुरंत टेंड्स टू 0 होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ये स्मार्ट तरीका है लेकिन कोई मंदबुद्धि हो तो मैथमेटिकली भी कर सकता है, कि बताओ वेग का ये एक्सप्रेशन आ गया, अब त्वरण देखना है तो त्वरण क्या होता है डीवी बाई dt, उसके लिए t के सापेक्ष अवकलन करो, तो k1 बाई k2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब 1 कांस्टेंट है और अकेला है तो अवकलन 0 माइनस इसका कैसे करेंगे? पहले पूरे का अवकलन इंटू अंदर वाले का एक बार और। पहले पूरे का e की पावर माइनस k2t का अवकलन तो e की पावर माइनस k2t इंटू फिर अंदर वाले का एक बार और अवकलन, तो माइनस k2t का अवकलन माइनस k2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसल, k2 से k2 कैंसल, तो तुरंत k1 e की पावर माइनस k2t इतना आ गया। तो इससे ग्राफ भी निकाल सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 1, तो तुरंत अधिकतम होगा और कितना होगा k1। फिर समय के साथ-साथ तुरंत घटेगा और एक्स्पोनेंशियली घटेगा। जैसे रेडियोएक्टिविटी नाभिकों की संख्या एक्स्पोनेंशियली घटती है वैसे त्वरण भी एक्स्पोनेंशियली घटेगा, और t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो त्वरण भी 0। और हमको होता है कि त्वरण का ग्राफ ऐसा है ना? त्वरण का ग्राफ ऐसा है तो इसका जो भाई होता है बड़ा भाई परिणामी बल उसका भी समय के साथ ग्राफ ऐसा ही होगा। चलो ये तो बना रही है। अब चलो, अब हमको कई बार पूछता है कि बॉल के त्वरण और वेग के बीच आपस में ग्राफ कैसा होगा? और त्वरण और वेग के बीच ग्राफ को लॉजिकली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको मैथमेटिकली करना होगा। तो ये थोड़ा सॉल्व किया था, तो बताओ त्वरण वेग की फॉर्म में क्या आया था? k1 माइनस k2 भी, मैं लिख देता हूँ। स्टोक के एक्सपेरिमेंट में त्वरण वेग की फॉर्म में क्या आया था? k1 माइनस k2 भी। तो साफ-साफ दिख रहा है कि त्वरण का वेग है ना, जो त्वरण है वो वेग की पावर 1 पे निर्भर कर रहा है, मतलब त्वरण का वेग के साथ ग्राफ रेखीय होगा। और बताओ इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो सी का काम तो कौन करेगा? k1, तो सी या y अंतखंड तो कितना होगा? k1, और स्लोप का काम माइनस k2, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, जिसमें y अंतखंड का काम k1 और इसके स्लोप का काम कौन करेगा? माइनस k2 करेगा। तो ये ग्राफ भी इजीली कर सकते हैं। बाकी सारे ग्राफ तो हम लॉजिकली ही प्लॉट करेंगे। उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, बस त्वरण और वेग का जो ग्राफ है उसको हमको मैथमेटिकली करना पड़ेगा। कई बार हमको डराने के लिए पूछता है कि स्टोक के एक्सपेरिमेंट में गुरुत्वीय बल का समय के साथ ग्राफ, श्यान बल का समय के साथ ग्राफ और परिणामी बल का समय के साथ ग्राफ। तो चलो, हमको होता है कि स्टोक के एक्सपेरिमेंट में बॉल पर लगने वाला गुरुत्वीय बल तो समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ क्षैतिज। उसके बाद श्यान बल, तो श्यान बल वेग के समानुपाती होता है। तो जैसा ग्राफ वेग का है वैसा ही शान बल का भी होगा। और परिणामी बल का ग्राफ पूछे तो परिणामी बल के अंदर कौन छुपा होता है? त्वरण। तो त्वरण का ग्राफ एक्स्पोनेंशियली डिक्रीजिंग है, तो परिणामी बल का ग्राफ भी एक्स्पोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे शब्दों में घुमाए तो फंस मत जाना। देखो, जो सीमांत वेग का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, उसी पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं भी जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये देखो, हमको दे रखा है कि बादल से पानी की कोई गोलाकार बूंद गिर रही है। चलो इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। फिर हमको पता है कि बूंद हवा के अंदर गिरेगी, तो हवा के कारण बूंद पर फ्रिक्शन फोर्स या श्यान बल लगेगा ना, 6 पाई ईटा rv। तो हमको पता है कि गुरुत्वीय बल के कारण शुरू में तो इस बूंद का वेग बढ़ेगा लेकिन लगातार नहीं बढ़ेगा। फिर हमको होता है कि लंबे समय के बाद बूंद का वेग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको स्टेडी स्टेट वेग या सीमांत वेग बोलते हैं। और हमको दे रखा है कि बारिश की या पानी की जो बूंद है वो सीमांत वेग से ही गिर रही है ना? बताओ, इस शान बल के विरुद्ध ऊर्जा में लॉस होगा ना? और बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि शान बल के विरुद्ध ऊर्जा में जितना भी लॉस हुआ पूरा पूरा ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है, और इस सारी की सारी ऊष्मा इस बूंद के अंदर ही जा रही है। बस इस बूंद में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कितनी होगी वो देखना है ना? मतलब बूंद के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, वो बूंद की त्रिज्या r की कितनी घात पे निर्भर करेगी, और फिर बूंद में
ऊष्मा के कारण ताप भी बढ़ेगा, तो ताप बढ़ने की दर ये बूंद की त्रिज्या r की कितनी घात पर निर्भर करेगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखना, ठीक है? तो ये मान लेते हैं कि बादल से पानी की कोई बूंद अलग हुई है और बूंद हवा में मुक्त रूप से गिर रही है। ये चलो सबसे पहले सॉरी बताना भूल गया कि बूंद हवा में मुक्त रूप से गिर रही है तो शुरू में तो वेग बढ़ेगा लेकिन कुछ समय के बाद इसका वेग कांस्टेंट हो जाएगा जिसको स्टेडी स्टेट वेग या सीमांत वेग बोलते हैं और हमको डायरेक्ट पता है कि इसका जो स्टेडी स्टेट या जो सीमांत वेग होता है वो r स्क्वायर पे निर्भर करता है, डायरेक्ट पता है लेकिन भूल गए तो इजीली निकाल सकते हो, है ना? तो हमको बस एक ही चीज़ पता है कि स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था के लिए हम सिंपली बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बूंद पर कौन पानी की बूंद पर कौन-कौन से बल लगेंगे वो देख सकते हो ना? तो बताओ कि पानी की बूंद पर एक तो इसका भार या गुरुत्वीय बल mg जहाँ द्रव्यमान को बूंद का घनत्व rho आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू g लिख सकते हैं, है ना? और एक बूंद नीचे की ओर गति करे तो टांग अड़ाने के लिए श्यान बल ऊपर की ओर लगेगा 6 पाई ईटा r v और हमको होता है कि बूंद हवा के अंदर गति कर रही है, तो हवा का तो उत्प्लावन बल बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा ना? बस हमको अच्छे पता है कि स्टेडी स्टेट या सीमांत अवस्था के लिए तो सिंपली हम ऊपर-नीचे वाले बलों को बैलेंस कर सकते हैं, तो बताओ ऊपर की ओर तो श्यान बल लग रहा है 6 पाई ईटा r v और नीचे की ओर गुरुत्वीय बल mg जहाँ m उनका द्रव्यमान तो इसको घनत्व इंटू आयतन तो पानी का घनत्व रो इंटू गोलाकार बूंद है तो आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। तो इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे एक r से एक r कैंसल हो जाएगा तो बचेगा r स्क्वायर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि बूंद का जो सीमांत वेग होगा वो r स्क्वायर पे निर्भर करेगा लेकिन आगे बेवकूफी नहीं करनी है ना? आगे तो हमको डायरेक्ट पता है कि गोलाकार बूंद हो तो जो सीमांत वेग होगा ऑब्वियसली r स्क्वायर पर ही निर्भर करेगा। ये हमको वैसे ही पता है ना? तो बस तुम बताओ कि भले ही बूँद सीमांत वेग से गिर रही है ना? भले ही बूँद सीमांत वेग से गिर रही है लेकिन इस घर्षण बल या शान बल के कारण ऊर्जा में लॉस होगा ना? बस हमको वही देखना है कि शान बल के कारण ऊर्जा में कितना लॉस होगा? ठीक है? मतलब इनडायरेक्टली शान बल के विरुद्ध वेस्ट होने वाली पावर देखनी है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि बॉल पर शान बल 6 पाई ईटा आरवी जितना ऊपर की ओर लग रहा है और बॉल का वेग v जितना नीचे की ओर है, तो शान बल द्वारा सप्लाई की गई पावर तो कितनी होगी? माइनस F इंटू V, है ना? शान बल वेग के अपोज़िट है ना? तो शान बल द्वारा सप्लाई की गई पावर तो माइनस F इंटू V, तो शान बल के विरुद्ध वेस्ट हुई पावर कितनी होगी? शान बल इंटू V हो जाएगी। है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि शान बल के विरुद्ध वेस्ट होने वाली पावर कितनी होगी? F इंटू V मतलब शान बल इंटू V और जो पावर होते हैं उसको ऊर्जा की दर भी बोल सकते हैं। तो बस दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि शान बल के विरुद्ध ऊर्जा वेस्ट होने की दर कितनी होगी? सिंपली F विस्कस इंटू V। बस लिख देता हूँ कि शान बल के विरुद्ध ये लिख देता हूँ। शान बल के विरुद्ध वेस्ट होने वाली ऊर्जा की दर कितनी होगी? F विस्कस इंटू V ना। तो बताओ गोलाकार बूंद है तो शान बल तो 6 पाई ईटा r v इंटू एक और V है। तो बस हम बोल सकते हैं कि शान बल के विरुद्ध वेस्ट हुई पावर या शान बल के विरुद्ध ऊर्जा वेस्ट होने की दर कितनी हो जाएगी? 6 पाई ईटा आर वी का स्क्वायर इतनी हो जाएगी। बस मतलब हमको अच्छे ही पता है कि हमको सॉरी दे रखा है पीछे है ना? तो हमको क्लियर दे रखा है कि शान बल के विरुद्ध जितनी भी ऊर्जा में लॉस हो रहा है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है। बस शान बल के विरुद्ध ऊर्जा वेस्ट होने की दर उतनी है मतलब बूंद के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर मतलब dq बाई dt भी इतना ही होगा। कह सकते हैं ना? ईशान बल के विरुद्ध ऊर्जा वेस्ट होने की दर इतनी है तो बूंद के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर भी उतनी होगी। तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर भी r इंटू वी स्क्वायर पे निर्भर करेगी। तो बताओ इसमें v क्या है? सीमांत वेग। सीमांत वेग r स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो v का जो स्क्वायर है वो r की पावर 4 पे निर्भर करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बूंद की ऊर्जा लॉस होने की दर या बूंद में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर किस पे निर्भर करेगी बताओ? R इंटू R की पावर 4 मतलब R की पावर 5 पर निर्भर करेगी। तो बस
अब हमको दे रखा है कि जितनी भी ऊर्जा में लॉस हो रहा है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है और सारी की सारी ऊष्मा बूँद के अंदर ही जा रही है। तो बस हमको देखना है कि बूँद के अंदर इस दर से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो बूँद का ताप किस दर से बढ़ेगा, वो देखना है। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि कैलोरीमेट्री के अनुसार ठोस या द्रव को अगर Q जितनी ऊष्मा देते हैं, तो ताप किस अनुसार बढ़ता है? Q इक्वल टू mS डेल्टा T के अनुसार। तो बूँद को इस दर से ऊष्मा मिल रही है, ताप किस दर से बढ़ेगा तो उसके लिए T के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dQ बाई dt इक्वल टू mS और ताप का समय के सापेक्ष अवकलन dt बाई d स्मॉल t। बस याद रखना कि बूँद को इस दर से ऊष्मा मिल रही है, तो ताप किस दर से बढ़ेगा ऐसा पूछे। तो उसके लिए ऊष्मा मिलने की दर मतलब dQ बाई dt को खोल कर क्या लिख सकते हैं? mS dt बाई d स्मॉल t। बस इससे हम dt बाई d स्मॉल t मतलब बूँद के अंदर ताप बढ़ने की दर भी देख सकते हो ना। वो कितनी आएगी? R की पावर 4 तो आएगा और पर नीचे क्या आ जाएगा? ms। अब s तो कांस्टेंट होता है और m बूँद का द्रव्यमान, तो इसको घनत्व इंटू आयतन 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हो। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसल, तो बूँद का ताप बढ़ने की दर जो है वो किस पे निर्भर करेगी? r स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा-सा मेडिकल के बच्चों टाइप से रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, है ना? कि कभी बूँद सीमांत वेग से गिर रही हो तो ऊष्मा उत्पन्न होने की जो दर है वो तो r की पावर 5 पे निर्भर करेगी और ताप बढ़ने की दर r स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। ये अपना विस्कोसिटी वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हो, तो कर लेना।